हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत में प्रदूषण इतना ज़्यादा क्यों हो गया है। लेकिन हम इसके बारे में भी जानेंगे कि चीन और अमेरिका में ऐसे प्रदूषण क्यों नहीं होते हैं, इसके असली कारण क्या है, उसके बारे में भी हम जान लेंगे। तो पहले हम इसकी भूमिका के बारे में जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा पर्यावरणीय संकट, जिसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं, जो दुनिया के लगभग सभी देशों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब बात भारत की आती है तो हर साल रिपोर्ट यह साफ दिखाती है कि दुनिया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहर में से 14 से 16 भारत के होते हैं। तो दूसरी तरफ जिन देशों को कभी प्रदूषण का गढ़ कहा जाता था, जिसको हम चीन के कहते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था अमेरिका को कहते हैं, वो आज भारत से बेहतर स्थिति में है। तो भारत में प्रदूषण ज्यादा होने के 12 प्रमुख मुख्य कारण के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आबादी का दबाव है, पॉपुलेशन प्रेशर है। भारत की आबादी 1.43 अरब से ज़्यादा हो गया है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बहुत प्रदूषण हो गया है, पॉपुलेशन। तो इतनी विशाल जनसंख्या के कारण ज़्यादा गाड़ियाँ हो गया है, ज़्यादा कचरा भी हो गया है, ज़्यादा निर्माण करने के लिए बहुत कोठा बनाया जा रहा है। तो ज़्यादा ईंधन भी जलवाने के लिए पड़ रहा है, जैसे लकड़ी, गोबर, कोयला, ये सब बहुत हमें चाहिए। तो ज़्यादा औद्योगिक आवश्यकता भी बढ़ गया है, तो सब बढ़ा देती है ये सब प्रदूषण। तो चीन भी बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन चीन ने आबादी के बावजूद भी प्रदूषण नियंत्रण पर कठोर अनुशासन लगा दिया है। बड़े स्तर पर हरी ऊर्जा दिया गया है और कड़े दंड लागू किए भी गए हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद हम जान लेते हैं वाहनों की बेइंतहा संख्या, व्हीकल एक्सप्लोजन बढ़ रही है। तो भारत में हर साल रिकॉर्ड स्तर पर वाहन बढ़ रही है। तो दिल्ली की बात करें तो 1.3 करोड़ से अधिक वाहन हो गए हैं। देश भर में की बात करें तो 35 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड वाहन हो चुके हैं। हर महीने लाखों दोपहिया और चार पहिया सड़क जुड़ रहे हैं। तो कैसे जाम हो सकता है, जैसे CO2, PM2.5, PM10, NOx, SO2, ओजोन, ये क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। हम रोज देखते हैं, इसकी वजह से ही पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। यूएसए में भले वाहन ज़्यादा है, पर इंजन टेक्नोलॉजी बहुत साफ हो गया है, सख्त उत्सर्जन कानून बन गया है और बेहतर सड़कें भी हैं, और ट्रैफिक फ्लो भी स्मूथ चलती है। चीन की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहन पर अत्यधिक सब्सिडी है और ईवी बाध्यता लागू की गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो भारत उससे अभी बहुत पीछे है। उसके बाद ठोस कचरा प्रबंधन की कमी भी है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। भारत की बात करें तो कुल ठोस कचरे का 70% खुले में फेंका जाता है। उसके बाद लैंडफिल साइट जलती रहती है, जैसे गाजीपुर में कोड़े जलावस्था, जैसे पंजाब में तो बहुत कोड़े होते हैं, और दिल्ली में भी। उसके बाद प्लास्टिक खुले में फेंक कर जलाया भी जाता है, इससे प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। गाली पर सूखा कचरा एक साथ को मिक्स करके फेंक दिया जाता है, गीला और सूखा का। उसके बाद नगर पालिकाओं की कमजोर व्यवस्था भी होता है, क्योंकि नगर पालिकाएं अच्छे से देखरेख नहीं करते हैं। उसके बाद यूएसए और चीन में कैसे होता है ये सब, तो कचरे का सेग्रेगेशन अनिवार्य होता है, और मॉडर्न लैंडफिल भी होता है, वहाँ पर कचरा को फेंका जाता है, कचरा को। वैज्ञानिक वेस्ट टू एनर्जी सिस्टम लागू की गई है, जहाँ लोगों में अनुशासन भी है, लोग भी मानते हैं कौन सा कचरा कहाँ पर फेंकना है। और मॉडल लैंडफिल भी, जैसे बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पर डस्टबिन की तरह काम करते हैं, जहाँ कचरा फेंका जाता है। पर भारत में एक भी चीज व्यवस्थित नहीं है ये सब। उसके बाद स्टबल बर्निंग भी होता है, पराली जलाना जिसको हम कहते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण हर साल अक्टूबर और नवंबर में बढ़ जाता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में
15 से 20 दिनों के भीतर खेत खाली करके गेहूं बोना जरूरी, मशीनरी महंगी पड़ती है, तो किसान विकल्प से वंचित हो सकते हैं। सरकारें वर्षों से सिर्फ राजनीति करती रही है, लेकिन किसानों का विकल्प से वंचित रह गई है, यानी किसानों के बारे में कुछ भला नहीं सोच रहे हैं। मशीनरी भी बहुत महंगी हो गई है, सस्ते से सरकार नहीं दे पा रहा है। और गेहूं जब बोना जाता है तो ये भी जरूरी होता है, पराली जलाना। तो चीन किसानों को सीधा पैसा दे देता है, जो कि भारत में अभी भी ये पूर्ण समाधान नहीं रहा है। उसके बाद औद्योगिक प्रदूषण के बारे में जान लेते हैं, इंडस्ट्रियल एमिशन। तो भारत में क्या होता है, उद्योगों में पुराने बॉयलर, कोयला आधारित ऊर्जा, धूल नियंत्रण फेल, फैक्ट्री लाइसेंस सब सेट कल्चर में चलता है। और एनवायरमेंटल नॉर्म्स को लागू करने वाले विभाग कमजोर भी होते हैं। जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही कमजोर पड़ जाएगा तो प्रदूषण को कैसे रोकेगा। इंडस्ट्रियल एमिशन के बारे में। तो उसके बाद यूएसए में क्या होता है औद्योगिक प्रदूषण के बारे में तो जान लेते हैं। तो ईपीए उनका एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जो बेहद शक्तिशाली है। ये क्या करता है, लाखों डॉलर का जुर्माना लगाता है और कोर्ट सीधा एक्शन लेता है। चीन में क्या होता है, तो 2013 के बाद वॉर ऑन पोल्यूशन, जो कि हजारों फैक्ट्रियां बंद कर गई है और कार्बन उत्सर्जित पर सख्त पॉलिसी लागू की गई है। हजारों फैक्ट्रियां भी बंद कर गई है। उसके बाद भारत में ऐसा साहसिक कदम अभी तक नहीं लिया गया है जो कि प्रदूषण कम हो सके। उसके बाद ऊर्जा स्रोत, जो कोयला आधारित अर्थव्यवस्था से चलता है। तो भारत की 70% बिजली कोयला से ही आती है। तो कोयला भारी प्रदूषण करता है, जैसे इसमें पीएम होता है, SO2, मर्क्यूरी, ये सब होता है। तो ज़्यादा कोयला खर्च होता है, यानी भारी प्रदूषण होता है। यूएसए में क्या होता है, तो कोयला आधारित बिजली घर बनाई जाती है, जो कि 60% तक बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद नेचुरल गैस प्लस न्यूक्लियर प्लस सोलर में शिफ्ट किया गया है ये सब। यानी अमेरिका क्या करता है, कोयला को बिजली घर बना के, जो कोयला के बिजली घर होते हैं ना, वो 60% तक बंद कर दिए हैं। और इसके बदले में क्या करते हैं, वो नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, सोलर, ये सब में शिफ्ट कर दिए गए हैं। उसके बाद चीन ने क्या किया है, तो कोयला प्लांट को मॉडर्नाइज कर दिया गया है। उसके बाद अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक भी लाया गया है जो प्रदूषण न हो सके। सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन चीन में ही होता है। भारत अभी भी पुराने ताप विद्युत संयंत्रों पर ही निर्भर है। उसके बाद सार्वजनिक परिवहन की कमजोरी भी है। वीक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। भारत की बात करें तो मेट्रो कुछ शहरों में, जैसे बसों में कम, लोकल ट्रेन कुछ राज्यों में चलते हैं। गांव कस्बों में लगभग शून्य की तरह चलते हैं, पर निजी वाहन हर जगह मिलता है। जैसे प्राइवेट वाहन तो बहुत मिल जाती है, लेकिन सरकारी नहीं मिलती है। जैसे मेट्रो हो गया या बस हो गया या ट्रेन हो गया, इसमें कम कम होते हैं, लेकिन प्राइवेट ज़्यादा होते हैं। इसके लिए भी प्रदूषण बढ़ रहा है। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में भी कार कल्चर है, पर सड़कें बड़ी बड़ी है और ट्रैफिक भी स्मूथ चलता है। इंजन तकनीक बेहतर चलता है और फ्यूल स्टैंडर्ड भी कड़े नियम से चलते हैं। तो ईवी तेजी से बढ़ रहा है अमेरिका में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इससे प्रदूषण कम हो सकता है। चीन ने क्या किया है, तो दुनिया के सबसे बड़ी मेट्रो चीन ने ही किया है, और ईवी बसों का भी विशाल बेड़ा इसने किया है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बस भी चला रहे हैं। उसके बाद शेयर्ड बाइक, तो इलेक्ट्रिक की बाइक भी ला रहे हैं चाइना में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी प्राथमिकता दी जा रही है। भारत में लोग खुद गाड़ी खरीदने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सुविधा नहीं है। उसके बाद धूल प्रदूषण, डस्ट पोल्यूशन भी होता है। भारत में कुल PM10, PM2.5 में 40% तक योगदान धूल का है। इसके कारण जान लेते हैं क्यों होता है, तो अनियंत्रित निर्माण, तो ये नियंत्रण में निर्माण नहीं करते हैं।
सड़कों का टूटा हुआ होना होता है। तो सड़क हम भारत में जितने भी सड़क देखते हैं वो टूटने को ही मिलेगा, टूटा फूटा हुआ सड़क मिलता है। तो बिना ढंग के मिट्टी के ढेर होते हैं। तो क्या होता है रोड में या सड़क में क्या होता है, मिट्टी के ढेर भी लगे रहते हैं। ट्रकों में बिना ढका मलबा भी रहते हैं। ये सब इसके वजह से ही धूल प्रदूषण होते हैं। चीन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन डस्ट रूल होता है, यानी डस्ट को कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी रूल बना गया है। वाटर स्पेयरिंग सिस्टम किया गया है। इससे क्या होता है, वो जितना भी रोड साइड में या सड़कों पर चलेगा वो वाटर से ही साफ हो जाएगा। उसके बाद सेंसर प्लस सीसीटीवी भी लगाया गया है। क्या करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, यानी कौन कैसा चला रहा है, कौन कितना धुआं छोड़ रहा है। और ये इससे क्या होता है, भारी जुर्माना भी लगता है। भारत में दंड बहुत कमजोर है और लागू करने वाले भी कम ही लोग हैं। सरकार ध्यान नहीं देती है भारत में। उसके बाद शहरी नियोजक की कमी भी है। पौर अर्बन प्लानिंग भी होता है। तो भारत के शहर बिना प्लान के बड़े हैं, जैसे सकरी सड़कें होती हैं, छोटे छोटे सड़कें। अवैध कॉलोनियाँ भी होते हैं, जो कि सरकार बार बार मना करने के बावजूद भी अवैध कॉलोनियाँ बढ़ रही है। अंधाधुंध कंक्रीट भी हो रहा है, जिससे अच्छी तरह से धुआं नहीं आ पा रही है या जा पा रही है। हरित क्षेत्र बहुत कम होता है हमारे भारत में, इसलिए भी ज़्यादा डस्ट या पोल्यूशन हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, तब प्लान सिटी, तो सिटी में प्लान किया जाता है, उससे ही प्लान के मुताबिक ही सिटी बनाए जाते हैं। ग्रीन बेल्ट किया जाता है, यानी सभी जगह पर पेड़ लगाए जाते हैं जहाँ जहाँ वो ज़रूरत होगा। उसके बाद वाइड हाईवे, तो हाईवे को क्या कहते हैं, बहुत चौड़ा कर देते हैं ताकि मोटरयान अच्छे से चल सके। उसके बाद जोनिंग लॉ, तो यहाँ पर एक लॉ बना गया है जिसको हम जोनिंग लॉ कहते हैं, वो फुल्ली स्ट्रिक्टली काम करती है। चीन भी आज स्मार्ट सिटी मॉडल पर ही चल रहा है। तो भारत का शहरीकरण नियंत्रणहीन है। तो भारत क्या कर सकता है, जो जितने भी शहर हैं उसको अच्छी तरह से ढंग से काम करेगा तो हो सकता है, वरना ये नियंत्रितहीन हो सकता है। उसके बाद मौसमी और भौगोलिक कारण भी होता है। तो उत्तर भारत में सर्दियों में तापमान गिरने से इन्वर्सन लेयर भी बनती है, जो प्रदूषण ऊपर नहीं जा पाती है और हवा धीमी हो जाती है और धूल क्या हो जाता है, जवाब हो जाता है, जम जाता है। पराली प्लस वाहनों प्लस उद्योग का मिश्रण ही टॉक्सिक हाज होता है। जैसे पराली जलाना हो गया, वाहनों में जैसे धुआं निकलना हो गया, या उद्योगों का मिश्रण जैसे धुआं, वायु यानी जल में भी धुआं हो जाता है, ये सब हम मिला दें तो इसको हम टॉक्सिक हाज भी कह सकते हैं। यूएसए और चीन में भी इन्वेजन होती है, लेकिन इमिशन कम होने के कारण असर उतना भयानक नहीं होता है। उसके बाद राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी होता है भारत में। तो भारत में प्रदूषण एक सीजनल इशू होता है, जैसे सरकारें हर साल बस बयान ही दे देती है और कुछ काम नहीं करती है। तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होता है भारत में। तो क्या होता है, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को दंड भी नहीं मिलता है। इससे लॉन्ग टर्म पॉलिसी बढ़ाएंगे भारत, तभी तो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को दंड मिल सकेगा। तो पराली का स्थायी समाधान भी नहीं हुआ है। तो जब तक पराली का स्थायी समाधान नहीं होगा और ईवी को धीमी गति से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बढ़ाना चाहिए, तभी ये सब कम हो पाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन माफिया और इंडस्ट्रियल लॉबी मजबूत हो रहे हैं, तो इसको भी कुछ देखना पड़ेगा, यानी इसको पूरी तरह से कड़ी सजा मिलना चाहिए। चीन में सरकार ने राजनीतिक कैरियर दांव पर लगा दिया था। क्यों? तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तो ऑफिसर का परफॉर्मेंस स्कोर से मुताबिक होता है। अगर चीन में क्या कहता है सरकार,
राजनीतिक करियर को दांव में लगा देता है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। इससे क्या होता है, ऑफिसर का परफॉर्मेंस देखकर ही स्कोर दिया जाता है। और यूएसए में भी ग्रीन लॉ लागू हुआ है, बहुत सख्त किया गया है। उसके बाद नागरिक जागरूकता और अनुशासन की कमी भी है। हमारे भारत में क्या होता है, जैसे कूड़ा खेल में रह जाते हैं। जैसे कूड़ा तो बहुत होता है लेकिन वो खुले में बहुत फेंक देते हैं। प्लास्टिक हर जगह फेंक देते हैं। धूल से बचने को मास्क भी नहीं पहनते हैं। वाहन की सर्विसिंग में कम होती है। जितने में हम वाहन देखते हैं वह सभी में सर्विसिंग कम होता है, अच्छी तरह से सर्विसिंग नहीं करते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन नहीं मानते हैं। अगर हम कुछ करते हैं तो कंस्ट्रक्शन रेगुलर नहीं होता है। इलीगल बर्निंग होता है, ये आम बात हो जाता है। इलीगल बर्निंग यानी हम कुछ, जैसे हम बाइक या जो भी कहें, चार वाहन, जैसे वाहन कह लेते हैं, तो वाहन में क्या होता है, अच्छी तरह से हमारी सर्टिफिकेट नहीं रहती है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ये सब नहीं रहता है। इसके लिए भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो यूएसए और चीन में क्या होता है, तो हाई सिविक डिसिप्लिन होता है और फाइन भी लगता है और फेयर ऑफ फाइन भी लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कचरा अलग अलग रखा जाता है, कानून का पालन भी होता है। तो जब तक नागरिक अनुशासन नहीं पालेंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे, तो सरकारी कानून बेअसर ही रहेंगे। उसके बाद चीन ने कैसे प्रदूषण को नियंत्रित किया है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चीन कभी दुनिया का सबसे प्रदूषित देश था। तो ये क्या किया, 2013 से 2023 के बीच चीन ने युद्ध स्तर पर काम किया था। तो चीन के 10 बड़े कदम क्या क्या किए हैं जो नियंत्रित हो सका है प्रदूषण, उसके बारे में जान लेते हैं। तो वॉर ऑन पोल्यूशन, ये राष्ट्रीय अभियान चल गया। तो जब राष्ट्रीय अभियान चला तो वॉर ऑन पोल्यूशन के बारे में ये सब बड़ा कदम था। उसके बाद 10,000 से अधिक कोयला संयंत्र अपग्रेड बंद किए गए। जितने भी अपग्रेड थे सबको बंद कर दिए गए। कितने, 10,000 से अधिक। उसके बाद PM 2.5 मैपिंग प्लस रियल टाइम मॉनिटरिंग पूरे देश में छा गए। उसके बाद ईवी क्रांति आया और दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार भी बन गया चीन। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्वे प्रायोरिटी भी बन गया। कठोर औद्योगिक नियम भी बन गया, रूल कानून ये सब बन गया। उसके बाद मैसिव एफोरेस्टेशन, यानी सबसे ज़्यादा पेड़ भी लगाए गए ताकि प्रदूषण कम हो सके। उसके बाद कंस्ट्रक्शन डस्ट पर भी बड़ा नियंत्रण रहा चाइना सरकार की। तो कोल से गैस और इलेक्ट्रिक हीटिंग हो गया है। तो कोल के बावजूद वो गैस और इलेक्ट्रिक को बहुत ध्यान देने लगे। उसका मैसिव सोलर लगाया गया और विंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से चल रहा है। इस 10 वजह से ही आज चीन प्रदूषण से नियंत्रित कर पाया है। तो 10 साल में क्या हो गया, IQ लेवल की बात करें तो चीन में 40 से 60% तक सुधर गया है। तो इतिहास का सबसे तेज सुधार चाइना में भी ही हुआ है। उसके बाद पार्ट 3 में जान लेते हैं यूएसए ने प्रदूषण कैसे घटाया। पहले तो हम चीन क्या कदम उठाए उसके बारे में जान गए। अब हम यूएसए क्या करेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1960 से 1980 तक अमेरिका में भी भारी प्रदूषण था। तो फिर क्या हुआ, तो क्लीन एयर एक्ट 1970 में दुनिया का सबसे कठोर पर्यावरण कानून लाया गया। इससे क्या कदम निकला अभी हम जानेंगे। तो इससे क्या हुआ, EPA जैसे शक्तिशाली संस्थान बनाए गए और 400 प्लस कोयला संयंत्र बंद भी किए गए। इंडस्ट्रीज को भी भारी दंड दिया गया। हाई क्वालिटी फ्यूल जैसे ULSD, लो सल्फर, ये सब को भी खदेड़ा गया यानी हटाया गया। कैटलिस्टिक कन्वर्टर भी अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद इमिशन टेस्टिंग हर वाहन का जरूर कर दिया गया। इससे क्या होगा, इमिशन टेस्टिंग करने से वाहन अच्छी तरह सुविधा हो पाएगा। उसके बाद मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन रिसर्च में किया गया।
ग्रीन रिसर्च में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया गया, भारी खर्च किया गया। उसके बाद न्यूक्लियर प्लस सोलर प्लस नेचुरल गैस का मिक्स भी किया गया। उसके बाद हाई एनवायरमेंटल टैक्सेशन भी किया गया। अगर एनवायरमेंट को खतरा होता है तो टैक्सेशन भी भरना पड़ता था। इसका परिणाम क्या हुआ? 50 साल में प्रदूषण 70% कम हो गया। भारत ऐसा कर सकता है, चाइना और अमेरिका के जैसा। तो भारत क्या कर सकता है वो भी जान लेते हैं। तो कोयले पर निर्भरता कम करनी होगी पहले भारत को, जैसे रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर बढ़ाना होगा और ओल्ड कोल प्लांट को तुरंत फेस आउट यानी तुरंत बंद कर देना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हर शहर में 24x7 सभी टाइम बस चलता रहना चाहिए और ईवी बसेस भी ज़्यादा चलना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस। विलेज और टाउन की बात करें तो कनेक्टिविटी मजबूत होना चाहिए इलेक्ट्रिक पर। उसके बाद पराली समाधान भी हो सकता है, जैसे फसल प्रबंधन पर सब्सिडी दे सकता है सरकार और बायोफ्यूल प्लांट भी खोल सकता है। हैप्पी शेडर, जिसको हम मुफ्त या सस्ती कहते हैं, वो भी सरकार उपलब्ध करा सकता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल भी कर सकता है, जैसे धूल नियंत्रण कानून ला सकता है और पोर्टेबल वाटर कंसर्न भी कर सकता है। सीसीटीवी के जरिए भी मॉनिटरिंग भी कर सकता है। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट में क्रांति भी ला सकती है, जैसे सेग्रेगेशन में अनिवार्य हो जाना चाहिए। उसके बाद साइंटिफिक लैंडफाइल भी होना चाहिए। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी किया जाना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्री रेगुलेशन मजबूत करना चाहिए, जैसे पोल्यूशन ऑडिट में हेवी फाइन करना चाहिए और इलीगल यूनिट्स भी बंद कर देना चाहिए। उसके बाद नागरिक अनुशासन अभियान के बारे में, तो पोल्यूशन फ्री इंडिया में नेशनल मिशन स्कूल कॉलेज में कंपलसरी एनवायरनमेंट मॉड्यूल अपनाना चाहिए, जो कि हैप्पी पेनल्टी फॉर ओपन बर्निंग के बारे में सब जागरूक हो सकें। उसके बाद ईवी इकोसिस्टम को तेज करना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को और तेजी से मजबूत करना चाहिए सरकार को, तभी ही पोल्यूशन रोक पाएगा। उसके बाद निष्कर्ष, तो भारत में प्रदूषण का संकट केवल एक कारण की वजह से नहीं हुई है, यह कई कारण का मिश्रण है। तेजी से बढ़ती आबादी, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, कानून कमजोर है, शासन भी कमजोर पड़ रहा है और खराब कचरा भी, ये भी एक प्रबंधन है। ठीक है, तो खराब कचरा भी बहुत है हमारे देश में। वाहन विस्फोट भी हो चुका है, जैसे पराली में भी। औद्योगिक प्रदूषण भी बहुत बढ़ रहा है और खराबी शहरी नियोजक के कारण भी हो रहा है। नागरिक को अनुशासन की कमी भी है, यानी नागरिक को इतना भी बुद्धि नहीं है कि लोगों के पास वो कैसे काम करना चाहिए। उसके बाद चीन और यूएसए ने वही किया जो भारत अभी तक नहीं कर पाया है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाकर कठोर कानून लागू करना चाहिए और नागरिक अनुशासन के साथ प्रदूषण को घटाया जाना चाहिए। तो भारत के पास भी क्षमता है, जो देश आज सबसे तेज विकास कर रहा है। तो अगर सही नीति और ठोस कदम उठाए जाए तो भारत भी 10 या 15 वर्ष में अपनी हवा को साफ कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।